नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के निवारण क्या होते हैं, रेमेडीज फॉर आर्मेचर रिएक्शन। क्योंकि अपने डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होती है, उस आर्मेचर रिएक्शन को दूर कैसे करेंगे। कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्पार्किंग होती है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होने से डीसी जनरेटर में दो प्रभाव होते हैं। अब दो प्रभाव कौन से, एक तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और एक डीमैग्नेटाइज इफेक्ट होता है। तो क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट से आर्मेचर के कम्यूटेटर पर स्पार्किंग शुरू होती है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से ईएमएफ का मान कम होता है, उत्पन्न ईएमएफ का मान कम होता है। तो दोनों की दोनों समस्याओं को जब तक दूर नहीं करेंगे, डीसी जनरेटर अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन के दोनों प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या है, दूर करने के निवारण क्या है, किस प्रकार से उनको दूर कर सकते हैं या किस प्रकार से उनको कम कर सकते हैं। यदि दूर नहीं भी होते हैं तो कम कैसे करेंगे, ताकि अपनी मशीन उच्चतम दक्षता पर कार्य करती रहे और अपने जो रेटेड क्षमता है उस पर अपने रेटेड क्षमता के अनुसार शक्ति सप्लाई करती रहे। तो इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के निवारण क्या होते हैं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी जनरेटर के चैप्टर में आर्मेचर रिएक्शन चल रही है, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, जीएनएमए क्या होती है, टीपीटी एलपीटी क्या होता है और आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव क्या होते हैं, उनके बारे में 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस जब भी आप पढ़ते हो तो नोट्स जरूर बनाया करो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाकर सीखोगे, तब तक आपके लिए वीडियो काम का सिद्ध नहीं होगा। किसी भी प्रकार का वीडियो देखो, ये नहीं आप किसी भी कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का कहीं भी देखोगे, कोई भी काम का सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अपने दिमाग की मेमोरी इतनी नहीं है कि अपने वीडियो देखकर काफी लंबे समय तक उसको याद रख सकें और एग्जाम तक याद रख सकें। इसलिए जब भी वीडियो देखो तो नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर और पेन साथ रखो, वीडियो देखते जाओ और उनमें जो बातें बताई जाती हैं उनको नोट्स में ऐड करते चले जाओ, ताकि आप भविष्य में जब नियरेस्ट कोई एग्जाम आता है तो आप उन नोट्सों को पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए नोट्स बनाना अनिवार्य। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन के निवारण। देखो, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण के 2 प्रभाव होंगे। दोनों प्रभावों को दूर करने के अलग अलग कारण होंगे। किस प्रभाव को कैसे दूर करेंगे, और दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। प्रश्न इतने काफी बनते हैं कि आप देखो कि आर्मेचर रिएक्शन के 2 ही तो प्रभाव हैं, दोनों प्रभावों के निवारण तो कर सकते हैं, लेकिन उन निवारण में सही क्वेश्चन अवश्य काफी हर बार एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है। और वो क्वेश्चन कहाँ उठता है, मानसिक क्वेश्चन उठता है या फिर थ्योरेटिकल उठता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठता है, वो बातें देखेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्मेचर रिएक्शन से जो प्रभाव हुए, उन प्रभाव से डीसी जनरेटर में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो पहले बात उन दोषों को देखो, मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं, फिर भी आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स की समानता खत्म हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स तिरछा हो जाता है, यूनिफॉर्मिलिटी खत्म हो जाती है। एक तो सबसे पहला दोष आता है। दूसरा आता है कि मुख्य पोल पर अचुंबकन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जनरेटर में ईएमएफ कम हो जाता है। उसके बाद जनरेटर में ईएमएफ कम होता है तो जनरेटर की दक्षता कम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है कि जीएनए से एमएनए खिसक जाती है, या एमएनए जीएनए से कुछ डिग्री के अंश पर खिसक जाती है, जिससे क्या होता है कि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग शुरू हो जाती है। वो भी एक सबसे बड़ा दोष होता है। ज्यादा स्पार्किंग हो जाएगी तो कम्यूटेटर खराब हो जाएगा, कार्बन जल जाएंगे और जनरेटर अपनी क्षमता पर कार्य नहीं कर पाएगा। एक सबसे बड़ा दोष होता है। यदि काफी लंबे समय तक यदि आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होती है, डीमैग्नेटाइज इफेक्ट का प्रभाव होता है, तो मुख्य पोलों का, यदि मुख्य पोल अधिक समय तक या अधिक विचुंबित हो जाते हैं तो उनका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो स्व उत्तेजित जनित्र में जो गुण होता है कि वह स्व उत्तेजित जनित्र कराता है, वो गुण ही समाप्त हो जाता है। तो फिर जनित्र क्या काम का। तो अब देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव कितने थे। पहला प्रभाव देखते हैं। पहला प्रभाव मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, ये बताया था, जिसको क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये क्या था,
आप लोगों ने देखा था कि ये क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था कि जब मुख्य आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करता है। अब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स किस पे ऊपर डिपेंड करता है? ये लोड धारा पर डिपेंड करता है। लोड धारा का मान बढ़ेगा, आर्मेचर की धारा बढ़ेगी। आर्मेचर की धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो वो किसको प्रभावित करेगा? वो चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेगा, फील्ड पोल के चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेगा। तो वह चुंबकीय फ्लक्स तिरछा हो जाता है, मतलब कि वो एक साइड में झुक जाता है। टीपीटी की तरफ अधिक होता है, एलपीटी की तरफ मतलब कि कमजोर पड़ जाता है। तो जिसके कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स प्रभावित हुआ और तिरछा हुआ, उसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया था। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको याद हो, आपने भी पूरा वीडियो देखा होगा और आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट को दूर करने के लिए बुरसों को जीएनए से एमएनए की स्थिति में लाया जाता है, खिसकाया जाता है। तो बुरसों को किस इक्विपमेंट के द्वारा खिसकाया जाता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बुरसों को कैसे खिसकाओगे, उसको कहते हैं ब्रूस रोकर आर्म की सहायता से खिसकाया जाता है। मैंने आपको बता दें कि ये आपका आर्मेचर था और यहाँ पे ये आर्मेचर चालक में ब्रूस लगा रखे थे आपने, ये कार्बन ब्रूस लगा रखे थे, और ये क्या था? ये जीएनए, और ये आपके पोल थे, 2 पोल का बताया था आपको मैंने, ये एनएस 2 पोल का। और यही क्या था, जब तक मैंने आपको बताया कि जब तक आर्मेचर एक्शन उत्पन्न नहीं होती है, जब तक लोड नहीं लगाया जाता है, तब तक एमएनए और जीएनए एक ही स्थान पर होते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आर्मेचर पर लोड डाला जाता है या जनरेटर पर लोड डाला जाता है तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स इसको तिरछा कर देता है। मैंने आपको बताया कि यहां से आर्मेचर चालक होते हैं, ये आर्मेचर चालक है। इन आर्मेचर चालकों का चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? देखो यहाँ प्लस मैंने आपको क्रॉस लगा के बताया था, इनका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा, ऐसे, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा, और ये चुंबकीय फ्लक्स जा ही रहा है यहाँ से, गौर से देखना, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो ही रहा है ऐसे। और इसका चुंबकीय इन चालकों का चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? जो एस पोल की संपर्क में है उनका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? या डॉट लगाया था, ये धारा बाहर आ रही है, तो इनका चुंबकीय फ्लक्स ऐसा था, ये इसका चुंबकीय फ्लक्स ये, और इसका चुंबकीय फ्लक्स ये। तो ये इसका सहयोग करेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है ना, ये इसका सहयोग ऐसे करेगा, लेकिन ये इसको दबाएगा, इसलिए ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे हो गया था। मैंने आपको बताया ये ऐसे चुंबकीय फ्लक्स, ये ऐसे, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आता है। और आपको मैंने बताया ये क्या था? ये टीपीटी और ये एलपीटी, ये टीपीटी और ये एलपीटी, ये बताया था मैंने। तो अब क्या हो गया कि एलपीटी के पास कमजोर चुंबकीय फ्लक्स, तो ये क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट कहां होता है? एलपीटी पे होता है, क्योंकि यहां चुंबकीय फ्लक्स है नहीं, ये एलपीटी होता है। तो यहां से ये होते हैं आर्मेचर एक्शन यहाँ पे। तो क्या हो गया कि ये चुंबकीय फ्लक्स खिसक गया, तो एमएनए ये आगे खिसक के यहाँ पे, ये, तो ये एमएनए कहां से खिसक गई? ये जीएनए से एमएनए खिसक के यहां आ गई। तो ये था कब का क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस प्रभाव को दूर करने के लिए कार्बन ब्रूसों को किसकी सहायता से? ब्रूस संदोलक, याद रखना, हिंदी में कहते हैं ब्रूस संदोलक या ब्रूस रोकर आर्म, ब्रूस रोकर आर्म की सहायता से ब्रूसों को जीएनए से एमएनए पर खिसकाया जाता है, जिसे ये कहते हैं, इसे गियर बॉक्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया, लिखा है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, क्योंकि ब्रूस रोकर आर्म में क्या होता है? ब्रूस होल्डर लगाया जाता है, और ब्रूस होल्डर कहाँ? और ब्रूस होल्डर में क्या होता है? ब्रूस होता है। और ब्रूस रोकर आर्म का होता है, ये बॉडी के साथ टच होता है, बॉडी के साथ स्थापित होता है। इसलिए ब्रूस रोकर आर्म की सहायता से ब्रूसों को जीएनए से एमएनए पर खिसकाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जहां से देखो प्रश्न क्या सकता है, प्रश्न ये उठता है ऐसे कि यहां से ये कौन खिसक गया? जीएनए से एमएनए खिसकी तो कौन हुआ? ये कोण कब हुआ? लोड के कारण हुआ। गौर से देखना, मेरी बातों को गौर से सुनना। ये कोण कब हुआ? ये लोड के कारण हुआ। तो भार धारा के कोण हुआ, भार धारा के कारण ये कोण हुआ, किससे? जीएनए से एमएनए का ये कोण हुआ। तो ये कोण हुआ कितना? इस कोण को क्या कहेंगे? तो ब्रूसों को खिसकाने के कोण किस पर निर्भर करता है? ब्रूसों को खिसकाने का कोण या एमएनए की खिसकने का कोण किसके ऊपर डिपेंड कर गया?
लोड धारा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आर्मेचर पर लोड डलेगा तो लोड धारा पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं एंगल ऑफ लीड कोण। इसको क्या कहेंगे, ब्रुशों के खिसकाने के कोण को एंगल ऑफ लीड, ये इसको कोण को कहते हैं एंगल ऑफ लीड। ब्रुश के खिसकाने का कोण, ब्रुश के खिसकाने का कोण है ये एंगल ऑफ लीड कोण, ये रोमन में लिख दो एंगल ऑफ लीड कोण। अब एंगल ऑफ लीड कोण तो है, अब उसके बाद आता है कि कितना खिसकाएंगे ब्रुशों को। मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। ये ब्रुशों को कितना खिसकाएंगे, तो मतलब एंगल ऑफ लीड का कोण सामान्य तौर पर कितना होता है, अधिक कितना होता है वो डिपेंड करता है कि आर्मेचर की में फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी थी, फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कितना। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए कितने, सामान्य तौर पर इस कोण का मान कितने का, ये कोण 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है। तो एंगल ऑफ लीड कोण का मान कितना, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक सामान्य तौर पर होता है। याद रखना बात, एंगल ऑफ लीड कोण कैसे कहते हैं कि जीएनए से एमएनए पर ब्रुशों की खिसकाने के कोण को एंगल ऑफ लीड कोण कहते हैं, जिसका मान सामान्य तौर पर 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है। अब 2 डिग्री से 8 डिग्री तक एमएनए जब खिसकती है तो ब्रुशों को खिसका देते हैं, उसके बाद यदि खिसकती है, उसके बाद यदि 2 डिग्री से 8 डिग्री और अधिक एमएनए खिसक जाती है तो जनरेटर ब्रेकडाउन की स्थिति में आ जाता है। उससे ज्यादा और खिसक जाती है तो जनरेटर शॉर्ट सर्किट होकर जल जाता है। इसका मतलब सामान्य तौर पर अपने आर्मेचर रिएक्शन के चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को कितने डिग्री तक खिसकाकर पूरा कर सकते हैं, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक खिसकाकर पूरा कर सकते हैं। ये तो था। अब किधर खिसकाएंगे, आर्मेचर के घूमने की दिशा में खिसकाएंगे। याद रखना बात, किधर, ये माना कि आर्मेचर के घूमने की दिशा, इधर आर्मेचर घूमता है तो एमएनए इधर खिसकेगी, इधर घूमता है तो इधर खिसकेगी। इसका मतलब 2 डिग्री से 8 डिग्री तक किधर खिसकाएंगे, आर्मेचर के घूमने की दिशा में ब्रुशों को खिसकाने से क्या होगा, स्पार्किंग का मान कम हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि एमएनए यही है, कि आप धीरे, ये कैसे पता लगेगा कि ब्रुश के अपनी एमएनए की स्थिति पर आ चुके हैं। इसलिए ब्रुशों को एमएनए की स्थिति पर कितना खिसकाया जाए, ये कैसे पता लगे। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आगे बताएंगे। इसलिए ब्रुशों को आर्मेचर पे घूमने की दिशा में धीरे धीरे यहां से खिसकाना शुरू कर दो। धीरे धीरे खिसकाएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग का मान कम शुरू हो जाएगा। और इन ब्रुशों के ऊपर एक वोल्टमीटर लगा दो। ब्रुशों पर क्या लगाएंगे, एक इधर से एक वोल्टमीटर संयोजित कर दो। वोल्टमीटर में ईएमएफ का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे खिसकाएंगे ऐसे ब्रुश रोकराम के साथ ऐसे, तो स्पार्किंग का मान कम होगा और वोल्टमीटर में धीरे धीरे रीडिंग का, वोल्टमीटर में ईएमएफ का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ईएमएफ जितना बढ़ेगा, लास्ट एंड फाइनल जितना ईएमएफ बढ़ता है, वहां पे आके स्पार्किंग का मान बिल्कुल कम हो जाता है, लगभग होता ही नहीं है। लेकिन वोल्टमीटर में ईएमएफ का मान, वोल्टमीटर नहीं लेते हैं एग्जैक्ट मान के लिए, आप मल्टीमीटर का प्रयोग करो। मल्टीमीटर में ईएमएफ का मान कितना, वोल्टेज का मान कितना बढ़ता है। अब उससे आगे और बढ़ाओ, वोल्टेज का मान घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले बढ़ेगा फिर आगे घटना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अब लास्ट कोण आगे वो होती है एमएनए की स्थिति। इसलिए एमएनए को वोल्टमीटर या मल्टीमीटर के साथ ऐसे आप जांच कर सकते हैं। ये तो था आपका चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव का निवारण। अब दूसरा निवारण किसका पड़ेगा, विचुंबकन प्रभाव का, क्योंकि पहला प्रभाव कौन सा था, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा प्रभाव कौन सा था, अब दूसरा बताता देखो आपको मैं। दूसरा प्रभाव था अपना विचुंबकन का प्रभाव। ये आता है, दूसरा प्रभाव आता है विचुंबकन का प्रभाव। इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये आता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे। अब ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्या, देखो ये होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था अच्छी तरह से, एक पॉइंट टू पॉइंट समझा था, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूं कि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करता है तो सबसे पहला काम होता है कि वह तिरछा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब मैग्नेटिक पोल इफेक्ट संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है। और उसके बाद भी यदि लोड बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स किससे अधिक हो जाता है, देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स फाई ए का मान अधिक हो जाता है फाई एम से। फाई एम से देखो तो फाई एम का मान कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। किससे, इससे कमजोर हो जाएगा। जब इससे कमजोर होता है तो
फाई एम का मान यदि कम होता है, किसका, फाई एम, ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कम होता है तो उसके देखो ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कम हुआ तो इसके बदले में ई का मान कम होता है, और ई जी का मान कम होता है तो वीटी का मान कम होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। तो ये इफेक्ट क्या करता है, ये प्रभाव क्या करता है, ये ईएमएफ का मान कम करता है। इसको दूर करने के लिए आपको पता है सबसे बड़ी बात कि ये कम ही नहीं होना चाहिए, कौन सा, ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स से कमजोर नहीं होना चाहिए, वो होता है इसका उपाय। अब उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करेंगे वो देखो। छोटी मशीनें होती है, देखो बड़ी मशीन जहां कंपाउंड जनित्र होते हैं या अधिक क्षमता के जो जनित्र होते हैं उनमें नहीं, छोटे छोटे जो जनित्र होते हैं उनमें भी तो आर्मेचर रिएक्शन होती है लोड के कारण। आप किसी मशीन या अपने ड्रिल मशीन को देखना या किसी डीसी मोटर को देखना, स्पार्किंग होती है, तो वहां देखो लोड डालते स्पार्किंग होती है, इसका मतलब क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो गई है। तो छोटी मशीनों में विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए, किसमें, छोटी मशीनों में विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में अतिरिक्त टर्न लगा दिए जाते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी। देखो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ये फील्ड वाइंडिंग आप लोगों ने लगाई, ये फील्ड वाइंडिंग लगाई और यहां ये आर्मेचर लगा दिया, गौर से देखना, और ये शंट जनित्र बना दिया मान लीजिए ऐसे। अब क्या होता है फिर यहां मान लीजिए कि ये पोल जब तक संतृप्त होते हैं, यहाँ 20 वेबर फ्लक्स होता है और इसका भी इस पर लोड डालोगे तो इसका भी मान लीजिए 21 वेबर फ्लक्स आ गया, तो ये इसके ऊपर ये इसको कम करेगा तो ईएमएफ का मान कम होगा, इसलिए यहाँ कुछ टर्नों की संख्या और अधिक लगाई दे पहले। तो आपको पता कि इसका आर्मेचर की क्षमता कितनी है, 21 वेबर, मतलब कि उसको पूरा करने की, उसके बाद में जनरेटर क्या होगा, मान लीजिए कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसमें टर्नों की संख्या कुछ अधिक लगा दे कि ये 25 वेबर या 30 वेबर के करीब हो जाए। इसलिए कहते हैं छोटी मशीनों में विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या या टर्न अधिक लगा देते, अतिरिक्त टर्न लगा देते हैं, जिसके कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है और आर्मेचर का फ्लक्स जो होता है वो इससे प्रभावित नहीं होता है। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स से कम प्रभावित होगा तो आइए विचुंबकन का प्रभाव नहीं होगा। ये कहाँ की समस्या थी, ये छोटी मशीनों की समस्या थी। लेकिन बड़ी मशीनों में तो क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इतना मजबूत हो जाएगा कि इसको ये कभी भी खत्म कर सकता है, इसलिए यहां वो ये चुंबकीय फ्लक्स इसको प्रभावित नहीं करे वो कार्य करना चाहिए कि ये या तो कम नहीं होना चाहिए या फिर ये इसको प्रभावित न करे, वो व्यवस्था करेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात, तो सबसे एक मुख्य कारण आता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग समकारी कुंडलन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे कि छोटी मशीनों में, लिख लेना कि छोटी मशीनों में विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के में अतिरिक्त टर्न लगा दिए जाते हैं, जिससे मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है और विचुंबकन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद बड़ी मशीनों में क्या होता है, देखो बड़ी मशीनों में आपको बताऊं, समझाता हूं गौर से। देखो ये मान लीजिए कि आर्मेचर ले लिया और ये आपकी ले ली फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग ले ली। उसके बाद देखो बड़ी मशीनों में क्या लगाएं, मान लीजिए कि आप लगाते हो ये अपना शंट जनरेटर लगा लेते हैं, शंट जनरेटर में ये सीरीज वाइंडिंग लगा दी, तो ये हो गया शंट जनरेटर। कौन सा हो गया, अब मेरे को ये देख के बताना कि कौन सा होता है। ये कार्बन बुल्स लगा दिए, ये और ये इसका संयोजन कर दिए, ये कौन सा शंट जनरेटर हो गया, ये देखो ये हो गया लॉन्ग शंट, क्योंकि आर्मेचर के श्रेणीक्रम में सीरीज वाइंडिंग लग चुकी है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। लॉन्ग शंट में कौन सा हो गया, ये भी बता सकते हो आप, ये कमेंट्स में जरूर बताना कि लॉन्ग शंट में ये डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इस सर्किट डायग्राम को देख के बताना, कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर ये लॉन्ग शंट में, लॉन्ग शंट तो है, मैं ये आपको मैंने बता दिया, ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं यहाँ पे इसके ये अपने संयोजन कर देता हूँ। देखो ये होगी D1 और D2, ये E1, ये E2, ये A1, ये A2। अब सपोज करिए कि यहां से IA, ये IL और ये ISH, ये सर्टिफिकेट की धारा, ये आर्मेचर की धारा, ये IL लोड का मान, लोड की धारा है। अब देखो धीरे धीरे आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना। जब आप लोड बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, लोड की धारा बढ़ेगी, लोड की धारा बढ़ेगी तो कौन सी धारा बढ़ेगी, IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा, लेकिन ISH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि ये पोल संतृप्त हो चुके हैं, कौन से, ये फील्ड पोल संतृप्त हो चुके हैं और इसका चुंबकीय फ्लक्स जितना होता है उतना हो गया। उसके बाद यदि आप लोड बढ़ाते हो तो किसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, IL का मान बढ़ाओगे तो फाई A का मान बढ़ेगा,
क्या फाई एस एच का मान बढ़ेगा? नहीं, फाई एस एच स्थिर जहां पे है वहीं रहेगा। तो ये फाई ए का मान बढ़ता है तो फाई ए का मान मान लीजिए कि अधिक हो जाता है, किससे? ये फाई एस एच से अधिक हो जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाएगा और ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। अब इसके चुंबकीय फ्लक्स को निराकृत करें कि इसका चुंबकीय फ्लक्स न बढ़े, वो होता है विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करना। इसके लिए देखो, इसके श्रेणी क्रम में एक फील्ड वाइंडिंग लगा देंगे। इसके श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, मैंने आपको बताया कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो एक फील्ड वाइंडिंग और लगा लेते हैं। देखो, मैं आपको संयोजन करके बताऊंगा इसके, लेकिन उससे पहले आप इसकी विशेषता सुनो। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, ये आपको लिख लो, ये होती है समकारी कुंडल। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लिखेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग याद रखना, काफी बार आ गया। इसको हिंदी में कहते हैं समकारी कुंडलन या प्रतिकारित कुंडलन। याद रखना, प्रतिकारित लपेटन, ये दो नाम होते हैं, प्रतिकारित लपेटन या होते हैं। अब ये होते कैसे? देखो, ये देखो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो लगेगा वो होते हैं मोटे तार की। ये कैसी होती है? मोटे तार कमटन। एक विशेषता ये होती कहाँ है? मुख्य पोल पर स्थापित होती है। यानी कि मैंने आपको यहां बताया, ये यही स्थापित होती है बस। ये पोल सू पर स्थापित होती है। कैसी होती है? मोटे तार की कम टर्न की होती है। पोल सू पर, हम आपको बताऊं चित्र बना के। देखो, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये मुख्य पोल है और ये पोल सू है। यहां पर ही देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, यहां पर शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, और इसके साथ ही होती है ये इसके साथ कौन सी होती है? ये समकारी कुंडलन भी इसके ऊपर लिपेटी होती है। ये समकारी कुंडलन ये ऐसी इसके ऊपर ही होती है। तो पोल सूप पर ही स्थापित होते हैं। लेकिन संयोजन कैसे करते हैं? वो संयोजन इसके दो तार निकालेंगे और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में करेंगे। तो पोल सूप पर स्थापित होती है। ये कहां संयोजित होती है? देखो, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है, आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इतनी बात आ गई। लेकिन अब देखो इसके संयोजन कैसे होते हैं। श्रेणी क्रम में तो कर दी, संयोजन कैसे होंगे? इसके संयोजन होंगे आर्मेचर के विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है ना? आर्मेचर में धारा का प्रवाह, देखो इसका संयोजन होते हैं कि आर्मेचर, संयोजन करके दिखाता हूं, देखो आपको ऐसे, ये हो गए। संयोजन कैसे करेंगे? देखो, ये यहां करेंगे और ये यहां करेंगे, ऐसे संयोजन करेंगे इसके। क्यों? देखो, इसका चुंबकीय फ्लक्स, जब इसकी धारा इसके समान होगी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी इसके समान होगा। गौर से देखना, आपको बताता हूं क्यों होती है आर्मेचर के विपरीत दिशा में। इसमें धारा की दिशा मान लीजिए कि ऐसे है। कैसे है? इसमें धारा की दिशा ये है, आई ए का मान है, तो इसमें भी धारा की दिशा यही होगी। तो इसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, किसके द्वारा? इसके द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी इसके सहयोग करने वाला होगा। और यदि इसकी धारा के विपरीत दिशा में धारा ऐसे चलाएं, इसकी धारा ऐसे चला दें, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे विपरीत होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स इससे विपरीत होगा तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। अब गौर से देखना, आपने आई एल का मान बढ़ाया, किसको? लोड को बढ़ाएंगे। आई एल का मान बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? आई ए का मान बढ़ेगा। और ये दोनों क्या है? देखो, ये D1 D2 श्रेणी, ये सीरीज वाइंडिंग, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग को C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये क्या होगी? ये C1 और ये C2। ठीक है? तो ये तीनों की धारा इसमें लिखेंगे आई ए बराबर आई एस, ई बराबर आई सी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये धारा बढ़ेगी, आई ए का मान बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे तो आई ए का मान जब बढ़ेगा तो आई एस ई का मान बढ़ेगा, और आई एस ई का मान बढ़ेगा तो आई सी का मान बढ़ेगा। ठीक है? तीनों का मान बढ़ेगा। अब इसमें धारा जितनी बढ़ेगी उतनी उसमें बढ़ेगी। ये जितना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा उतने ही ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। लेकिन इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? इसका विरोध करने वाला होगा। जब इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके विपरीत होगा, इसका विरोध करने वाला होगा, तो क्या होगा? ये जितना चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाएगा उतना ये बढ़ाएगी और इसके चुंबकीय फ्लक्स को समाप्त करती रहेगी। ये चुंबकीय फ्लक्स अपने स्थान पर बना रहेगा, तो विचुंबकन का प्रभाव तो नहीं होगा ना। इसलिए कहते हैं कि इसकी ये विपरीत, इसकी दिशा भी इसकी विपरीत रखी जाती है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी इसकी विपरीत होगा। जितनी धारा, मान लीजिए कि यहाँ 6 एम्पीयर धारा, 1 एम्पीयर धारा बढ़ती है, एक इसकी बढ़ेगी। ये माने कि 2 वेबर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है तो ये भी 2 वेबर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा?
ये ऐसा नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि एस, देखो फाई एस, फाई ए बढ़ेगा तो फाई सी का मान बढ़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए फाई ए जब इधर इस दिशा में होता है तो फाई एस सी का मान इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और फाई एस एच का मान कुल चुंबकीय मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बना रहेगा, और विचुंबकन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और विचुंबकन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा अर्थात मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बना रहेगा, तो आर्मेचर या जनरेटर अपनी साधारण निर्धारित अवस्था पर आराम से काम करता रहेगा। इसलिए कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके आप विचुंबकन प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़ता है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जब आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है तो क्या इसका सहयोग करता है? बात तो बराबर है। इसलिए कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये है। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसको समकारी कुंडलन बोलते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, इसकी विशेषता मैंने आपको लिखवा दी है। तो इसका मतलब आ गया क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, तो इसका सहयोग करता है। इसलिए कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा फ्लक्स उत्पन्न किया गया, स्थापित किया गया चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करने वाला होता है। ठीक है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करने वाला होता है, और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करेगा तो इसका विरोध करेगा, ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो ये तो थी बात इसकी। तो ये कह सकते हैं क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा और शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा समान है? काफी बार क्वेश्चन आया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा होती है, एक तो होगी कि आर्मेचर के विपरीत दिशा, आर्मेचर धारा के विपरीत दिशा में होती है तो इसके श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में है। ये तो बात वो थी, लेकिन क्या इसके समान दिशा में है? तो इसके तो देखो इसकी धारा कैसी है, गौर से देखना। इसकी धारा ये आती है ऐसे, ये फाई एस एच का मान, तो इसकी धारा भी ऐसे नहीं चाहिए, तो दोनों का चुंबकीय फ्लक्स एक ही दिशा में होगा। तो शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स एक दिशा में होता है, इन दोनों का विपरीत दिशा में होता है। ये इसका विरोध करने वाला होता है, ये इसका सहयोग करने वाला होता है, और आर्मेचर एक्स का भी चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये तो था इसका निवारण। और काफी बार परीक्षा में है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है, कैसी होती है, कहाँ स्थापित होता है, संयोजन कैसे होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक निवारण और बच गया, इसका बताता हूं आपको। देखो एक छोटा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको मैं, ये बना देता हूं नीचे डायग्राम। देखो क्यों बेटा, आप लिख लेना आराम से। देखो ये होता है, ये आप लोगों ने दो पोल ले लिए, क्या ले लिए? दो पोल ले लिए, और ये दो पोलों के बीच में क्या ले लिया? आर्मेचर ले लिया। देखो ये ले लिया आप लोगों ने आर्मेचर। अब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इसको प्रभावित करेगा, ये आर्मेचर चालक है, गौर से देखते रहना। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे दूर करेंगे। ये तो था आर्मेचर, और ये आर्मेचर चालक, और ये देखो ये पोल एन से एस, इसका चुंबकीय फ्लक्स देखो इसको प्रभावित करेगा। तो इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ा दें, किसके बीच में? आर्मेचर और फील्ड पोल के पोल सू के बीच में दूरी बढ़ा दें, इसके अंदर वायु अंतराल बढ़ा रहे हैं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स यहां तक इसको कमजोर करने में बहुत जोर आएगा इसको, कि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स जब फील्ड पोल के चुंबकीय फ्लक्स के नियरेस्ट पहुंचेगा तो दोनों के बीच में एयर गैप बढ़ जाएगा। और आपको पता कि दोनों के बीच में दूरी बढ़ा दे, किसके बीच में? पोल सू और आर्मेचर के बीच में, ये होता है एयर गैप। एयर गैप को बढ़ा दें, तो एयर गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो एयर गैप बढ़ेगा, दूरी बढ़ती है, वायु स्थान बढ़ता है, तो क्या होता है? रिलक्टेंस का मान बढ़ता है। गौर से देखना, रिलक्टेंस का मान बढ़ता है, और रिलक्टेंस का मान बढ़ता है, जहां रिलक्टेंस का मान अधिक होता है वह चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स की जो तीव्रता है, चुंबकीय फ्लक्स जो प्रवाह होता है, जो स्थापित होता है वो जाता है, उसका मान घट जाता है, क्योंकि रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर काम करता है। मैंने चुंबक का चैप्टर पढ़ाया था, इसको अच्छी तरह से बताया था कि रेजिस्टेंस धारा की दिशा में अवरोध उत्पन्न करती है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, तो रिलक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो यह चुंबकीय फ्लक्स यहां तक नहीं जा पाएगा, जाएगा लेकिन रिलक्टेंस का सामना करेगा, इसलिए कहते हैं रिलक्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बना रहेगा अपनी स्थिति में, और यह चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रभावित करेगा। दूर तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं आर्मेचर एक्शन में पोल सू के आर्मेचर का होती है पोल सू के सिरों, ये पोल सू ने पोल सू के सिरों पर अधिक होती है, इसलिए मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को पोल के सेंटर में
मुख्य चुंबकीय फ्लक्स यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स यहाँ टीपीटी पर अधिक होता है, एलपीटी पर कम होता है। तो एलपीटी की तिरछा होगा, तो उसको सेंटर में बनाए रखने के लिए क्या करेंगे कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पोल्स के सेंटर पर ही स्थापित रहे, तिरछा नहीं हो। तिरछा नहीं होगा तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन कम होगी। इसलिए इसको बीच में लाने के लिए, एक सेंटर में स्थापित करने के लिए पोल शू के, तो आर्मेचर और पोल शू के बीच में एयर गैप बढ़ा दिया जाता है। और एयर गैप बढ़ाने से क्या होगा, मुख्य फ्लक्स पोल शू के सेंटर में केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में एयर गैप बढ़ाएंगे तो रिलक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इसको कम प्रभावित करेगा, तो तिरछापन कम होगा और आर्मेचर रिएक्शन दूर हो जाएगी। एक ये सबसे बड़ा इलाज आता है। तो ये और एक और आता है कि इसको ये सेंटर में रहे तो पोल शू पर स्लॉट काट दिए जाते हैं। एक होता है पोल शू पर स्लॉट काट दिए जाते हैं, स्लॉट काटेंगे तो रिलक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो और आता है कि पोल शू पर स्लॉट काट दिए जाते हैं। स्लॉट काटने से क्या होगा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पोल शू पर ही रहेगा और जिससे आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इसको कम प्रभावित करेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन कुछ हद तक दूर हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। आगे समझ में, समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं पोल शू पर स्लॉट काटना, आर्मेचर और पोल शू के बीच में एयर गैप को बढ़ाना, ये कुछ हद तक आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का प्रभाव होता है। लेकिन ये यहां तक देखा जाए तो आर्मेचर को समाप्त कर सकते हैं, विचुंबकन प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को अपने समाप्त कर, क्योंकि ये पैदा नहीं होगा तो दोनों के दोनों कारण खत्म हो जाएंगे। कौन सा, एक तो विचुंबकीय विक्षोभ प्रभावी समाप्त हो जाएगा और विचुंबकन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी इलाज है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना, जो पोल शू पर स्थापित की जाती है और जो आपको बता दी इसको प्रतिकारित कुंडली कहते हैं। दोस्तों ये तो था आपका कौन सा, कि आर्मेचर रिएक्शन को दूर कैसे करेंगे, दोनों प्रभाव को निराकृत कैसे करेंगे, ये आप लोगों को बताया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट अध्ययन करने के लिए और डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था याद है, लास्ट में फिर बताता हूँ, ये जनित्र कैसा था, लॉन्ग शर्ट में कम्युलेटिव था या डिफरेंशियल था, ये कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन अवश्य पूछता हूं, तो यहां भी आप इसका आंसर जरूर देना यदि आप नोट्स बनाते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।